चैप्टर इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। सॉइल इरोजन एक प्रोसेस है जिसमें सॉइल के पार्टिकल्स अपने ओरिजिनल जगह से हट जाते हैं और हवा या पानी के थ्रू दूसरी जगह चले जाते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, एग्रीकल्चर इसको ज़्यादा सीवियर बना देता है। अब रन ऑफ वो पानी है जो प्रेसिपिटेशन के बाद सॉइल में एब्जॉर्ब नहीं होता और स्ट्रीम्स, नदियाँ या झीलों में चला जाता है। ये रेनफॉल इंटेंसिटी, सॉइल टाइप, स्लोप और वेजिटेशन कवर पर डिपेंड करता है। जैसे अगर एक खेत में बारिश होती है लेकिन सॉइल पूरा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती तो बचा हुआ पानी नदी में चला जाता है। ये रनअप कहलाता है। रनअप का फॉर्मूला को देखते हैं। रनअप इक्वल टू प्रेसिपिटेशन माइनस इन्फिल्ट्रेशन प्लस इंटरसेप्शन प्लस इवापोट्रांसपीरेशन प्लस अदर लॉसेस। अब बात करते हैं इवापोट्रांसपीरेशन। ये टोटल वाटर लॉस है जो इवापोरेशन यानी कि पानी का हवा में उड़ना और ट्रांसपीरेशन यानी कि प्लांट के थ्रू पानी का रिलीज होना के वजह से होता है। जैसे जब एक तालाब का पानी धूप में उड़ जाता है और पेड़ पौधे भी अपना पानी रिलीज कर देते हैं तो टोटल लॉस इवापोट्रांसपीरेशन कहलाता है। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ एंड इरोजन। फर्स्ट, क्लाइमेटिक फैक्टर, रेनफॉल इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। अगर बारिश तेज और लंबी चले तो इरोजन और रन ऑफ दोनों बढ़ जाते हैं। विंड स्पीड, तेज हवा सॉइल के पार्टिकल्स को उड़ा सकती है जिसे एलियन इरोजन भी कहते हैं। टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर से इवापोरेशन बढ़ता है जो सॉइल मॉइस्चर को कम कर सकता है। अब फिजियोग्राफिक फैक्टर्स। फर्स्ट, वाटर शेड कैरेक्टरिस्टिक्स, टोपोग्राफी। ज़्यादा स्लोप वाले एरिया में इरोजन और रन ऑफ ज़्यादा होता है। सॉइल टाइप, सैंडी सॉइल में वाटर इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होती है इसलिए रन ऑफ कम होता है, जबकि क्ले सॉइल में इन्फिल्ट्रेशन कम होती है इसलिए रन ऑफ ज़्यादा होती है। वेजिटल कवर, ज़्यादा वेजिटेशन से सॉइल इरोजन कम होता है क्योंकि पेड़ पौधे सॉइल को पकड़ कर रखते हैं। चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स, साइज एंड स्लोप। अगर एक रिवर का स्लोप ज़्यादा है तो पानी तेज बहता है और इरोजन ज़्यादा होता है। क्रॉस सेक्शन एंड रफनेस, अगर रिवर बेड स्मूथ है तो पानी फास्ट फ्लो करेगा और ज़्यादा इरोजन करेगा। अब बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स। फर्स्ट, कंटूर प्लोविंग। हिली एरिया में सीधी लाइन में फार्मिंग के बजाय कर्व यानी कि कंटूर में फार्मिंग करने से पानी का फ्लो स्लो हो जाता है और सॉइल इरोजन कम होता है। टेरेसिंग, स्लोप लैंड पर स्टेप्स जैसे स्ट्रक्चर बनाकर सॉइल को बहने से बचाया जाता है। एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाने से सॉइल को पकड़ कर रखता है जो इरोजन को रोकती है। कवर क्रॉप्स, फील्ड में क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद भी प्लांट उगाने से सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है। मल्चिंग, सॉइल की अपर एक ऑर्गेनिक या सिंथेटिक कवर डालना ताकि पानी इवापोरेशन कम हो और सॉइल इरोड ना हो। चेक डैम्स, छोटी छोटी बांध या डैम बनाकर पानी के फ्लो को स्लो किया जाता है जो सॉइल लॉस कम करता है। अब बात करते हैं जियोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग दिस सॉइल इरोजन। जियोलॉजिकल फैक्टर सॉइल इरोजन को डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है। ये फैक्टर मेनली एक्वेफर्स यानी कि पानी स्टोर करने वाली लेयर, सॉइल की स्ट्रक्चर, परमिएबिलिटी, पोरोसिटी और ट्रांसमिसिविटी से रिलेटेड होते हैं। आइए फैक्टर्स को देखते हैं। लिथोलॉजी यानी कि रॉक टाइप, सॉइल किस टाइप की रॉक से बनी है ये इरोजन को इफेक्ट करता है। हार्ड रॉक जैसे ग्रेनाइट इरोजन रेसिस्ट करते हैं, जबकि सॉफ्ट रॉक जैसे सैंडस्टोन जल्दी इरोड हो जाती है। स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फोल्ड और फ्रैक्चर की प्रेजेंस से वाटर फ्लो और सॉइल स्टेबिलिटी इम्पैक्ट होती है। हाइड्रोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, परमिएबिलिटी, सॉइल का पानी को एब्जॉर्ब करने का एबिलिटी होता है। ये ज़्यादा परमिएबिलिटी होने पर इरोजन कम होगा क्योंकि पानी सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। पोरोसिटी,
सॉइल के अंदर छोटी छोटी गैप्स होते हैं जो पानी स्टोर करने में हेल्प करते हैं। ज़्यादा पोरस सॉइल वाटर को ज़्यादा होल्ड करेगा और रनऑफ कम होगा। ट्रांसमिसिविटी, वाटर का सॉइल के अंदर कितनी स्पीड से मूव कर सकता है। अगर ट्रांसमिसिविटी ज़्यादा है तो अंडरग्राउंड वाटर फ्लो अच्छा होगा और सरफेस इरोजन कम होगा। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल, वेजिटेशन एंड सॉइल ऑन इरोजन। फर्स्ट, रेनफॉल। ज़्यादा इंटेंसिटी की बारिश जैसे ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर पर आवर होने से सीवियर इरोजन होता है। लंबी ड्यूरेशन तक बारिश होने से सॉइल लॉस और ज़्यादा होता है। शॉर्ट लाइट रेन बेनिफिशियल होती है क्योंकि वो सॉइल मॉइस्चर को मेंटेन करती है। वेजिटेशन, अगर सॉइल पर अच्छा वेजिटेशन कवर हो तो इरोजन काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि रूट्स सॉइल पार्टिकल को बाइंड करके रखते हैं। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन इरोजन को इंक्रीज करता है क्योंकि सॉइल एग्रीगेट्स ब्रेक हो जाते हैं और वाटर या विंड इजली सॉइल को उठा लेती है। सॉइल टाइप, सैंडी सॉइल में इरोजन ज़्यादा होता है क्योंकि पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं। क्ले सॉइल में इरोजन कम होता है क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपक कर रहते हैं। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन एक फार्मूला है जो वाटर इरोजन के वजह से सॉइल लॉस को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। आइए इक्वेशन को देखते हैं। A=RKLSCP, मतलब A का मतलब है सॉइल लॉस, R का मतलब है रेनफॉल एंड रन ऑफ फैक्टर यानी कि बारिश की इंटेंसिटी और पानी का फ्लो। K का मतलब है सॉइल इरोडिबिलिटी फैक्टर यानी कि सॉइल किस हद तक इरोजन रेसिस्ट कर सकती है। L का मतलब है स्लोप लेंथ यानी कि स्लोप जितना बड़ा होगा इरोजन उतना ज़्यादा होगा। S का मतलब है स्लोप स्टीपनेस, मतलब स्टीप स्लोप में इरोजन ज़्यादा होता है। C का मतलब है सॉइल कवर एंड मैनेजमेंट यानी कि वेजिटेशन और फार्मिंग प्रैक्टिसेस का इम्पैक्ट देखना है। P का मतलब होता है इरोजन कंट्रोल प्रैक्टिसेस यानी कि टेरेसिंग, कंटूर प्लोबिंग, मल्चिंग एक्सेट्रा। जैसे अगर किसी एरिया में ज़्यादा बारिश होती है तो R फैक्टर हाई, सॉइल लूज है मतलब K फैक्टर हाई है और स्लोप स्टीप है मतलब S फैक्टर हाई, तो वहाँ इरोजन ज़्यादा होगा। अगर वेजिटेशन कवर और इरोजन कंट्रोल टेक्निक यूज की जाए तो इरोजन कम हो सकता है। अब करंट स्टेटस ऑफ सॉइल इरोजन इन इंडिया को देखते हैं। इंडिया में अप्रॉक्स 130 to 140 मिलियन हेक्टेयर लैंड सॉइल इरोजन से अफेक्टेड हैं। हर साल 5334 मिलियन टन सॉइल लॉस होता है जिसमें NPK न्यूट्रिएंट्स का भी लॉस होता है। सॉइल इरोजन की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, वाटर क्वालिटी और ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं टू कंट्रोल दी सॉइल इरोजन। फर्स्ट, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। फर्स्ट, कंटूर फार्मिंग। हिली एरिया में फार्मिंग को स्लोप के एलोंग कर्व यानी कि कंटूर में करना ताकि पानी का फ्लो स्लो हो। कवर क्रॉप, एम्प्टी फील्ड में ग्रास या स्मॉल प्लांट उगाकर सॉइल इरोजन प्रिवेंट करना। मल्चिंग, सॉइल सरफेस पर स्ट्रॉ या ऑर्गेनिक मैटर डालकर इरोजन कंट्रोल करना। सेकेंड, मैकेनिकल मेजर्स। टेरेसिंग, स्लोप लैंड पर स्टेप जैसे स्ट्रक्चर बनाकर इरोजन कम करना। चेक डैम्स एंड बंडिंग, पानी का फ्लो कंट्रोल करने के लिए छोटी बांध बनाकर सॉइल को रोकना। बायोलॉजिकल मेथड, एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे लगाने जो सॉइल को बाइंड कर सके। एग्रोफॉरेस्ट्री, क्रॉप और ट्री को मिक्स करके उगाना ताकि सॉइल इरोजन रिड्यूस हो सके। अब बात करते हैं सॉइल लॉस इक्वेशन ड्यू टू विंड इरोजन। पहले जानते हैं विंड इरोजन क्या है। विंड इरोजन एक प्रोसेस है जिसमें हवा सॉइल के पार्टिकल्स को उड़ाकर दूसरी जगह ले जाती है। ये प्रॉब्लम एरिड यानी कि सूखे जगह और सेमी एरिड रीजन में ज़्यादा होती है जहाँ वेजिटेशन कवर कम होता है और सॉइल लूज होती है। जैसे थार डेजर्ट में हवा चलने से मिट्टी उखड़कर दूसरी जगह चली जाती है जिससे सैंड ड्यून्स बनते हैं। यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन फॉर विंड इरोजन को देखते हैं।
विंड इरोजन के प्रेडिक्शन के लिए एक इक्वेशन डेवलप की गई है। ये है E=IRKFCW/dB। मीनिंग समझते हैं इसका। ई का मतलब है सॉइल लॉस ड्यू टू विंड इरोजन। आई का मतलब है सॉइल क्लोडिनेस फैक्टर, यानी कि सॉइल के मोटी या छोटी पार्टिकल्स होने का इफेक्ट। आर का मतलब है सरफेस कवर फैक्टर, मतलब वेजिटेशन और मल्च का इफेक्ट जो इरोजन रोकता है। के का मतलब है सरफेस रफनेस फैक्टर, मतलब सॉइल का कितना अनइवन होना हवा के इम्पैक्ट को कम करता है। एफ का मतलब है सॉइल टेक्सचरल क्लास फैक्टर, मतलब सैंडी या क्ले सॉइल होने का इफेक्ट को देखता है। सी का मतलब है लोकल विंड फैक्टर, यानी कि हवा की स्पीड और डायरेक्शन का इफेक्ट को देखता है। डब्ल्यू का मतलब है फील्ड विथ फैक्टर, खेत या ओपन एरिया की साइज का इम्पैक्ट को देखता है। डी का मतलब है विंड डायरेक्शन फैक्टर, हवा किस डायरेक्शन में चल रही है। बी का मतलब है विंड बैरियर फैक्टर, यानी कि बैरियर जैसे ट्री या वॉल्स जो हवा की स्पीड को स्लो करते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग विंड इरोजन। फर्स्ट, सॉइल प्रॉपर्टीज। सैंडी सॉइल में विंड इरोजन ज़्यादा होता है क्योंकि पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं। क्ले सॉइल में इरोजन कम होता है क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके होते हैं। मिट्टी अगर ड्राई है तो इरोजन फास्ट होगा, लेकिन अगर मॉइस्ट है तो हवा उसे उड़ा नहीं पाएगी। विंड स्पीड एंड डायरेक्शन को देखते हैं। हवा जितनी तेज चलेगी सॉइल इरोजन उतना ज़्यादा होगा। अगर हवा कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो इरोजन और सीवियर होगा। वेजिटेशन कवर। पेड़ पौधे सॉइल को पकड़ के रखते हैं और इरोजन को रोकने में मदद करते हैं। बेयर सॉइल या फ्रेशली प्लॉड फील्ड में इरोजन ज़्यादा होता है क्योंकि कोई कवर नहीं होता। लैंड स्लोप एंड रफनेस। अगर सॉइल सरफेस रफ है यानी कि अनइवन है तो हवा की इम्पैक्ट कम होती है और इरोजन स्लो हो जाता है। स्मूथ और फ्लैट सॉइल एरिया में इरोजन ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं विंड इरोजन कंट्रोल मेजर्स। विंड इरोजन को कंट्रोल करने के लिए दो तरीके होते हैं। हवा की स्पीड को कम करना, सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स को बदलना। चलिए समझते हैं। विंड स्पीड को कम करने के मेथड्स को देखते हैं। शेल्टर बेड्स एंड विंड ब्रेक्स। ट्री या टॉल क्रॉप्स जैसे बम्बू या पॉपुलर को रॉ में लगाना जिससे हवा की स्पीड स्लो हो जाए। फेंसेस एंड बैरियर। आर्टिफिशियल बैरियर जैसे स्टोन वॉल या वुडन फेंसेस बनाकर हवा का इम्पैक्ट कम किया जा सकता है। सॉइल को स्टेबल बनाने के मेथड्स को देखते हैं। मल्चिंग। सॉइल सरफेस पर स्ट्रॉ लीव्स या प्लास्टिक मल्च डालकर हवा का डायरेक्ट इम्पैक्ट कम किया जाता है। कवर क्रॉपिंग। फील्ड में ग्रास या लेग्यूमिनस प्लांट उगाकर सॉइल इरोजन प्रिवेंट करना। स्ट्रिप क्रॉपिंग। क्रॉप को अल्टरनेट स्ट्रिप में उगाकर सॉइल पार्टिकल्स को उड़ाने से बचाया जा सकता है। सॉइल मॉइस्चर मेंटेन करना। रेगुलर इरिगेशन और ऑर्गेनिक मैटर मिलाकर सॉइल को मॉइस्ट रखना ताकि पार्टिकल हवा से ना उड़े। अब करंट स्टेटस ऑफ विंड इरोजन इन इंडिया को देखते हैं। इंडिया में अप्रॉक्स 32 मिलियन हेक्टर लैंड विंड इरोजन से अफेक्टेड है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एरिया है। क्लाइमेट चेंज और डिफॉरेस्टेशन विंड इरोजन को और ज़्यादा बना रहे हैं। प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स एडॉप्ट करने से विंड इरोजन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स। पहले जानते हैं कि सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब है सॉइल की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखना और उसे इरोजन, न्यूट्रिएंट्स लॉस या डिग्रेडेशन से बचाना। इसका मेन फोकस है सॉइल को सस्टेनेबल तरीके से यूज करना और उसकी फर्टिलिटी को लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व करना। जैसे अगर एक किसान हर साल एक ही क्रॉप ग्रो करे और ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र यूज करे तो सॉइल न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो सकता है। इससे सॉइल इनफर्टाइल हो सकती है। लेकिन अगर वही किसान क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग और सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक यूज करे तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी। आइए समझते हैं सॉइल कंजर्वेशन के मेजर कॉजेज को।
सॉइल डिग्रेडेशन का कई रीजन हो सकती है, जैसे सॉइल इरोजन, वाटर या विंड के वजह से सॉइल का लॉस, ओवर ग्रेजिंग, पशुओं का ज़्यादा ग्रेजिंग करना जिससे वेजिटेशन कम हो जाता है और सॉइल इरोड होने लगती है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधों को ज़्यादा काटने से सॉइल एक्सपोज हो जाती है और इरोजन बढ़ जाती है, इम्प्रॉपर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, एक्सेसिव प्लोविंग, मोनोक्रॉपिंग और ओवर यूज ऑफ केमिकल से सॉइल फर्टिलिटी खत्म हो सकती है, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, बिना ड्रेनेज सिस्टम के ज़्यादा इरिगेशन से साल्ट एक्यूमुलेशन और वाटर लॉगिंग होती है जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी को कम करती है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन को देखते हैं। सॉइल कंजर्वेशन के 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट, लैंड यूज्ड बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी, हर लैंड की एक स्पेसिफिक कैपेबिलिटी होती है, उसके टेक्सचर, स्लोप्स और फर्टिलिटी के बेसिस पर उसे डिसाइड करना चाहिए। जैसे हिली एरिया में कंटूर फार्मिंग और टेरेसिंग बेटर होती है, जबकि प्लेन्स में क्रॉप रोटेशन और मल्चिंग बेटर रहती है। सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, सॉइल को इरोजन से बचाना और मॉइस्चर को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मल्चिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और कवर क्रॉप यूज करके सॉइल मॉइस्चर रिटेन किया जा सकता है। बेस्ट सॉइल क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, सॉइल की एसिडिटी या अल्कलिनिटी को करेक्ट करना, प्रॉपर ड्रेनेज मेंटेन करना और साइंटिफिक क्रॉपिंग मेथड यूज करना इम्पॉर्टेंट है। जैसे लाइम यूज करके एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल किया जाता है और जिप्सम यूज करके सेलाइन सॉइल इम्प्रूव की जाती है। अब बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स की। सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक 2 मेन टाइप्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट, एग्रोनॉमिक मेथड्स, जिसे बायोलॉजिकल टेक्निक्स भी कहते हैं। ये मेथड फार्मिंग प्रैक्टिसेस और वेजिटेशन का यूज करके सॉइल कंजर्वेशन करती है। क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग, अलग अलग क्रॉप्स को रोटेट करके सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करना और इरोजन कंट्रोल करना। कवर क्रॉपिंग, बेयर सॉइल पर वेजिटेशन उगाकर सॉइल लॉस को रोकना। मल्चिंग, सॉइल के ऊपर ऑर्गेनिक या प्लास्टिक मल्च डालकर मॉइस्चर रिटेंशन और इरोजन कंट्रोल करना। स्ट्रिप क्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप्स को एक ही फील्ड में अल्टरनेट रोज में उगाकर सॉइल स्टेबिलिटी मेंटेन करना। अब मैकेनिकल मेथड को देखते हैं। ये मेथड लैंड मॉडिफिकेशन या फिजिकल बैरियर का यूज करके सॉइल को कंजर्व करती है। जैसे कंटूर प्लोविंग, हिल्स में स्लोप के एलोंग फार्मिंग करना ताकि पानी का फ्लो स्लो हो जाए। टेरेसिंग, स्टीप स्लोप पर स्टेप जैसे स्ट्रक्चर बनाकर सॉइल इरोजन प्रिवेंट करना। चेक डैम एंड बंडिंग, पानी का फ्लो कंट्रोल करने के लिए छोटी बांध बनाकर सॉइल को रोकना। विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेड्स, फास्ट मूविंग विंड को स्लो करने के लिए ट्री या टॉल क्रॉप्स का रोज में प्लांट करना। अब करंट स्टेटस ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन इन इंडिया को देख लेते हैं। इंडिया में अप्रॉक्स 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड सॉइल डिग्रेडेशन से अफेक्टेड है। सॉइल कंजर्वेशन प्रोग्राम जैसे इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इम्प्लीमेंट की गई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है ताकि सॉइल फर्टिलिटी और सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। अब बात करते हैं लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। समझते हैं क्या है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। एक साइंटिफिक मेथड है जो लैंड को उसकी सूटेबिलिटी के बेसिस पर क्लासिफाई करता है। इसका मेन पर्पज़ ये है कि किस लैंड पर किस तरह का यूज बेस्ट होगा ताकि सॉइल इरोजन और डिग्रेडेशन ना हो। हर लैंड की एक स्पेसिफिक कैपेबिलिटी होती है जो उसके सॉइल टाइप, क्लाइमेट, इरोजन रिस्क और वाटर अवेलेबिलिटी के बेसिस पर डिसाइड होती है। अगर लैंड का प्रॉपर यूज नहीं किया जाए तो सॉइल फर्टिलिटी लॉस, इरोजन और वाटर लॉगिंग जैसे प्रॉब्लम हो सकती है। अब लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के 2 मेन ग्रुप्स को देखते हैं। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन 2 कैटेगरी में डिवाइड होती है। फर्स्ट, लैंड्स सूटेबल फॉर कल्टीवेशन। ये वो लैंड हैं जो क्रॉप उगाने के लिए सूटेबल हैं। इस कैटेगरी में 4 क्लासेस होती है, क्लास 1 to क्लास 4, जो लैंड की लिमिटेशंस के बेसिस पर डिफाइन की गई है।
इरोजन ई, अगर फर्स्ट इरोजन ई, अगर लैंड वाटर या विंड इरोजन से इफेक्ट हो रही है। सेकेंड क्लाइमेट सी, अगर टेम्परेचर या रेनफॉल क्रॉप के लिए सूटेबल नहीं है। थर्ड वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स डब्ल्यू, अगर लैंड में एक्सेस वाटर या ड्रेनेज प्रॉब्लम है। फोर सॉइल लिमिटेशन एस, अगर सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लो है या न्यूट्रिएंट्स कम है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लास 1 लैंड बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, कोई मेजर लिमिटेशंस नहीं होती। क्लास 2 लैंड माइनर लिमिटेशंस होती है, प्रॉपर मैनेजमेंट से एग्रीकल्चर पॉसिबल है। क्लास 3 लैंड मॉडरेट लिमिटेशंस होती है, कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस जरूरी होती है। क्लास 4 लैंड सीवियर लिमिटेशंस होती है, सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं। अब सेकंड को देखते हैं। लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, ये वो लैंड है जो क्रॉप के लिए सुटेबल नहीं होते। इन लैंड को पेस्चूर्स, फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है। इस कैटेगरी में भी 4 क्लासेस होती है, क्लास 5 टू क्लास 8। क्लास 5 पेस्चूर्स या ग्रेजिंग के लिए सुटेबल होते हैं बट प्लोविंग पॉसिबल नहीं होता। क्लास 6 फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बेस्ट होते हैं ये। क्लास 7 सीवियर इरोजन या पुअर सॉइल कंडीशन की वजह से सिर्फ लिमिटेड यूज हो सकती है। क्लास 8 कंप्लीटली बैरन लैंड होती है, जैसे रॉकी लैंड, डेजर्ट, वेटलैंड। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। क्लास 4 लैंड हिल या स्टीप स्लोप जिसमें इरोजन रिस्क होता है, इसलिए यहाँ एफॉरेस्टेशन या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन होता है। क्लास 8 लैंड सैंडी डेजर्ट या रॉकी माउंटेन जो एग्रीकल्चर के लिए कम्प्लीटली अनसुटेबल होते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन को देखते हैं। प्रॉपर लैंड यूज, हर लैंड का बेस्ट पॉसिबल यूज डिसाइड किया जा सकता है। सॉइल कंजर्वेशन, इरोजन या सॉइल डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने में मदद मिलती है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, राइट क्रॉप सिलेक्शन और प्रॉपर सॉइल मैनेजमेंट इंश्योर होता है। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, वाटर लॉगिंग और ड्रॉट प्रोन एरिया में बेटर प्लानिंग पॉसिबल होती है। अब करंट स्टेटस को देख लेते हैं। इंडिया में अप्रोक्स 45% लैंड एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज हो रही है, लेकिन सॉइल इरोजन और ओवरग्रेजिंग एक मेजर इशू है। बैरन लैंड और वेस्ट लैंड को एफॉरेस्टेशन और पेस्चर डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज करने की कोशिश की जा रही है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जैसे प्रोग्राम लैंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में मदद कर रही है। अब लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूएस सॉइल कंजर्वेशन सर्विस 8 क्लासेस को देखते हैं डिटेल में। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक सिस्टम है जो लैंड को उसके बेस्ट पॉसिबल यूज के बेसिस पर क्लासिफाई करता है। ये यूनाइटेड स्टेट्स सॉइल कंजर्वेशन सर्विस USSCS के द्वारा डेवलप किया गया था और ग्लोबल लेवल पर एडॉप्ट किया गया है। आइए देखते हैं 8 क्लासेस ऑफ लैंड कैपेबिलिटी। लैंड 8 क्लासेस में डिवाइड होती है, जिसमें क्लास 1 to 4 लैंड को कल्टीवेशन के लिए सूटेबल माना जाता है और क्लास 5 to 8 लैंड को एग्रीकल्चर के लिए अनसूटेबल माना जाता है। क्लास 1 to 4 कल्टीवेशन के लिए सूटेबल बेस्ट फॉर फार्मिंग होता है। आइए लैंड सूटेबल फॉर कल्टीवेशन क्लास 1 to 4 को देखते हैं डिटेल में। क्लास 1 बेस्ट लैंड फॉर एग्रीकल्चर, नो लिमिटेशन, हर तरह की क्रॉप ग्रो की जा सकती है। वेल ड्रेन्ड, हाई फर्टिलिटी सॉइल, परमानेंट इरिगेशन सिस्टम अवेलेबल है। क्रॉप रोटेशन, फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक मैटर से प्रोडक्टिविटी मेंटेन होती है। जैसे इंडो गंगेटिक प्लेन की एलुवियल सॉइल सबसे फर्टाइल होती है। क्लास 2 मॉडरेट लिमिटेशन, मॉडरेट लिमिटेशंस की वजह से क्रॉप चॉइसेस थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड होती है। जेंटल स्लोप्स, मॉडरेट इरोजन रिस्क, ड्रेनेज प्रॉब्लम या स्लाइट सैलिनिटी हो सकती है। क्रॉप मैनेजमेंट के लिए स्ट्रिप क्रॉपिंग, कंटूर प्लोविंग और ग्रास्ड वाटरवेज यूज की जाती है, जैसे डीप रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल। क्लास 3 सीवियर लिमिटेशन, स्पेशल कंजर्वेशन रिक्वायर्ड, सीवियर लिमिटेशन की वजह से ये लैंड सिर्फ कुछ क्रॉप्स के लिए सूटेबल होती है। मॉडरेट स्लोप, हाई इरोजन रिस्क, सोलो सॉइल डेप्थ, लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ग्रास लेग्यूम क्रॉप रोटेशन और सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स जरूरी है।
जैसे सोलो रेड सॉइल, स्लाइटली सलाइन ब्लैक सॉइल। क्लास 4 वेरी सीवियर लिमिटेशंस ओकेजनल कल्टीवेशन। ये लैंड ओकेजनल कल्टीवेशन के लिए सूटेबल होती है, लेकिन बेस्ट यूज पेस्चर है के लिए होता है। सोलो सॉइल सेलिनिटी, अल्कलिटी या पुअर फर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है। वेरी केयरफुल मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे सेलाइन अल्कलाइन सॉइल, सोलो ड्राई लैंड। अब लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, क्लास 5 नॉट सुटेबल फॉर फार्मिंग, बेस्ट फॉर ग्रेजिंग फॉरेस्ट्री। एग्रीकल्चर के लिए अनसुटेबल, लेकिन ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री के लिए यूज हो सकता है। लिमिटिंग फैक्टर है स्ट्रीम फ्लो इंटरफेरेंस, शॉर्ट ग्रोविंग सीजन, रॉकी या स्टोनी सॉइल, ड्रेनेज प्रॉब्लम, पॉन्डेड एरिया जैसे एरिड सॉइल, रॉकी लैंड, रोलिंग लैंडस्केप। क्लास 6 मॉडरेट लिमिटेशंस फॉर ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट्री। मॉडरेट लिमिटेशन होने की वजह से सिर्फ ग्रेजिंग या फॉरेस्ट्री के लिए सूटेबल है। एग्रीकल्चर नहीं हो सकता ड्यू टू इरोजन रिस्क या पुअर सॉइल कंडीशन, जैसे ड्राई ग्रासलैंड, सेमी एरिड रीजन। क्लास 7 सीवियर लिमिटेशन रेस्ट्रिक्टेड टू ग्रेजिंग वाइल्ड लाइफ। सीवियर लिमिटेशन की वजह से सिर्फ ग्रेजिंग, वुडलैंड या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए यूज हो सकता है, जैसे स्टीप हिल, डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड, डेजर्ट एज। क्लास 8 एक्सट्रीमली रफ लैंड, नॉट कल्टीवेशन पॉसिबल। कंप्लीटली बैरन लैंड सिर्फ रिक्रिएशन, वाइल्ड लाइफ और वाटर सेट प्रोटेक्शन के लिए यूज की जा सकती है, जैसे सैंडी बीचेस, रिवर वासेस, एक्सट्रीम रॉकी माउंटेन। अब बात करते हैं वाई लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। सस्टेनेबल लैंड यूज, प्रॉपर लैंड क्लासिफिकेशन से सॉइल डिग्रेडेशन और इरोजन को कंट्रोल किया जा सकता है। फार्मर को बेस्ट क्रॉप सिलेक्शन और सॉइल मैनेजमेंट का आइडिया मिलता है। वाटर लॉग या इरोजन प्रोन लैंड में राइट कंजर्वेशन टेक्निक अप्लाई किया जा सकता है। अब बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स फॉर एग्रीकल्चरल लैंड। सॉइल कंजर्वेशन मेजर का मेन पर्पज सॉइल इरोजन को कंट्रोल करना और लैंड प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखना होता है। ये मेजर्स लैंड कैपेबिलिटी और मॉइस्चर अवेलेबिलिटी के बेसिस पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट, क्रॉप मैनेजमेंट, लैंड की कैपेबिलिटी और मॉइस्चर को ध्यान में रखते हुए फार्मिंग टेक्निक्स का यूज करना। एग्रोनॉमिक एंड इंजीनियरिंग मेजर्स, साइंटिफिक तरीके जो इरोजन कंट्रोल और सॉइल फर्टिलिटी बनाए रखने में हेल्प करता है। अब फैक्टर अफेक्टिंग कंजर्वेशन मेजर्स को देखते हैं। सॉइल टाइप, सॉइल के स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी कंजर्वेशन टेक्निक को इम्पैक्ट करती है। लैंड स्लोप, ज़्यादा स्लोप वाले एरिया में इरोजन कंट्रोल के डिफरेंट मेथड लगते हैं। रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स, हाई रेनफॉल वाले एरिया में ज़्यादा इरोजन होता है जो स्पेसिफिक कंजर्वेशन मेजर्स डिमांड रखता है। अब एग्रोनॉमिक मेजर्स को देखते हैं। लेस देन 2% स्लोप एरिया, एग्रोनॉमिक मेजर्स उन एरिया में एडॉप्ट की जाती है जहां स्लोप कम होता है, लेस देन 2%, और इरोजन का इशू सीवियर नहीं होता। ये टेक्निक सॉइल इरोजन को रोकने, मॉइस्चर कंजर्वेशन करने और क्रॉप यील्ड बढ़ाने में मदद करती है। फर्स्ट, कंटूर कल्टीवेशन, क्रॉप को स्लोप के एलोंग नहीं बल्कि कंटूर लाइन के एलोंग ग्रो किया जाता है ताकि पानी और सॉइल इरोजन कंट्रोल हो सके। इसकी एडवांटेज ये है कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन होता है, सॉइल फर्टिलिटी लॉस रिड्यूस होता है, क्रॉप यील्ड इम्प्रूव होती है, लेस पावर और टाइम लगता है, फार्मिंग इक्विपमेंट का वियर एंड टीयर भी कम होता है। इसका डिसएडवांटेज को देखते हैं। अनड्यूरेटिंग लैंड, अनइवन सरफेस पर कंटूर फार्मिंग स्टेब्लिश करना थोड़ा टीडियस होता है, जैसे हिली रीजन लाइक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कंटूर फार्मिंग काफ़ी यूज होती है। अब मल्चिंग, मल्च एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो सॉइल के सरफेस पर अप्लाई की जाती है ताकि इवापोरेशन रिड्यूस हो और सॉइल मॉइस्चर बना रहे। टाइप्स ऑफ मल्चिंग को देखते हैं। ऑर्गेनिक मल्चिंग, क्रॉप रेसिड्यू, लीव्स, स्ट्रॉ, फार्म यार्ड मैन्यूर एक्सेट्रा इसमें आते हैं। इनऑर्गेनिक मल्चिंग, प्लास्टिक फिल्म, पॉलीथीन शीट, ग्रेवल्स एक्सेट्रा इसमें आते हैं। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ मल्चिंग की। वाटर कंजर्वेशन होता है, इवापोरेशन कम होती है, सॉइल टेम्परेचर रेगुलेट होती है, वीड ग्रोथ कंट्रोल होती है,
सॉइल इरोजन रिड्यूस होता है। अब करंट स्टेटस को देखते हैं। इंडिया में सॉइल इरोजन एक मेजर इशू है जो 147 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड को इम्पैक्ट करता है। कंटूर प्लोविंग और मल्चिंग जैसे टेक्निक ड्राईलैंड फार्मिंग और हिली एरिया में इम्प्लीमेंट की जा रही है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड और वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम इरोजन कंट्रोल और सॉइल प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ मल्चिंग। पहले जानते हैं मल्चिंग। मल्चिंग एक इम्पॉर्टेंट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक है जो सॉइल मॉइस्चर, टेम्परेचर और फर्टिलिटी को मेंटेन करने में मदद करती है। ये टेक्निक सॉइल इरोजन रिड्यूस करने में और क्रॉप यील्ड इम्प्रूव करने के लिए ड्राईलैंड और हिली एग्रीकल्चर में काफ़ी यूज़फुल होता है। चलिए समझते हैं इफ़ेक्ट्स को। सॉइल वाटर कंजर्वेशन, रन ऑफ कंट्रोल। मल्चिंग सॉइल सरफेस को प्रोटेक्ट करती है जिस पे पानी सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब होता है और रन ऑफ यानी कि पानी का बह जाना रिड्यूस होता है। इंक्रीज इनफिल्ट्रेशन, ऑर्गेनिक मल जैसे स्ट्रॉ या लीव्स सॉइल के अंदर पानी का एब्जॉर्बेशन बढ़ाता है जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होती है। डिक्रीज्ड इवापोरेशन, मल्चिंग सॉइल के सरफेस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो डायरेक्ट सनलाइट और विंड से पानी को इवापोरेट होने से रोकता है। वीड कंट्रोल, मल्चिंग की लेयर अनवांटेड वीड्स को सनलाइट नहीं मिलने देती जिससे वीड ग्रोथ कंट्रोल होती है। अब सॉइल टेम्परेचर रेगुलेशन, रेडिएशन शील्डिंग, मल्च डायरेक्ट सनलाइट को सॉइल सरफेस तक पहुंचने से रोकती है जिससे सॉइल जल्दी हीट नहीं होती। सॉइल कंडक्शन एंड ट्रैपिंग, मल्च लेयर सॉइल के अंदर हीट स्टोर करने में मदद करती है जो विंटर में क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होता है। इवापोरेटिव कूलिंग, ऑर्गेनिक मल्च सॉइल मॉइस्चर को जल्दी इवापोरेट होने से रोकता है जिससे सॉइल टेम्परेचर कूल रहता है। सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूवमेंट, ऑर्गेनिक मैटर एडिशन, ऑर्गेनिक मल्चेस जैसे लीव्स, स्ट्रॉ, फार्म यार्ड मैन्यूर सॉइल में डिकम्पोज होकर न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। डिफरेंशियल नाइट्रिफिकेशन, मल्चिंग सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है जो नाइट्रेट प्रोडक्शन बढ़ाता है। मिनरल सोल्यूबिलिटी, मल्चिंग सॉइल मॉइस्चर रिटेन करता है जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव करता है। अब सॉइल स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, मल्चिंग सॉइल एग्रीगेशन बढ़ाता है जो सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और एरेशन इम्प्रूव करता है। इरोजन कंट्रोल में भी मदद करता है क्योंकि टॉप सॉइल इंटैक्ट रहती है। अब सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ऑर्गेनिक मैटर एडिशन, मल्चिंग ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करता है जो सॉइल में यूजफुल माइक्रोब्स और अर्थवर्म का ग्रोथ को बढ़ाता है। माइक्रोबियल एंड फाउनल एक्टिविटी, मल्च सॉइल में बैक्टीरिया और फंगाई का हैबिटेट प्रोवाइड करता है जो सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करता है। रूट डिस्ट्रीब्यूशन, मल्चिंग से सॉइल टेम्परेचर और मॉइस्चर यूनिफॉर्म रहता है जो प्लांट रूट को बेटर ग्रोथ प्रोवाइड करता है। अब सॉइल इरोडिबिलिटी रिडक्शन, मल्चिंग सॉइल पार्टिकल को बाइंड करके इरोजन होने से रोकता है। वाटर और विंड इरोजन कंट्रोल में मदद करता है। सॉइल सैलिनिटी कंट्रोल, लीचिंग, मल्चिंग सॉइल में पानी को ज़्यादा समेटने में मदद करते हैं जिससे एक्सेस साल्ट सॉइल के नीचे चली जाती है। इवापोरेशन कंट्रोल, मल्चिंग इवापोरेशन कम करता है जो सॉल्ट एक्युमुलेशन को प्रिवेंट करता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मल्चेज। फर्स्ट, सॉइल मल्च जिसे डस्ट मल्च भी कहते हैं। सॉइल सरफेस को लूजन करना एक मल्च की तरह काम करता है जो इवापोरेशन को रिड्यूस करता है। इंटरकल्टिवेशन, क्रॉप के बीच में सॉइल को टील करना सॉइल मल्च क्रिएट करने का एक तरीका है। अल्फिसोल, लाइट टेक्सचर सॉइल में अल्फिसोल में इसका इम्पैक्ट लिमिटेड होता है लेकिन वर्टिसोल यानी कि ब्लैक सॉइल में डीप क्रैक क्लोज करने में यूजफुल होता है। स्टबल मल्च, क्रॉप रेसिड्यू जैसे वीट स्ट्रॉ, कॉटन स्टॉल या मेज स्टबल सॉइल सरफेस पर छोड़ दिए जाते हैं ताकि मॉइस्चर कंजर्व हो और इरोजन कंट्रोल हो। सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव होती है क्योंकि रेसिड्यू का डिकम्पोज होके
ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। अब स्ट्रॉ मल्च, स्ट्रॉ जैसे कि वीट, पैडी, बार्ली के स्ट्रॉ को मल्च के रूप में यूज किया जाता है जो मॉइस्चर लॉस प्रिवेंट करता है और वीट कंट्रोल करता है। स्ट्रॉ मल्च सॉइल टेम्परेचर रेगुलेट करता है जो समर और विंटर दोनों में यूजफुल होता है। प्लास्टिक मल्च, प्लास्टिक सीड जैसे पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड को सॉइल सरफेस पर लगाया जाता है ताकि मॉइस्चर लॉस और वीड ग्रोथ कंट्रोल हो। ड्रिप इरिगेशन के साथ प्लास्टिक मल्च वाटर यूज एफिशिएंसी इम्प्रूव करती है। ब्लैक प्लास्टिक मल्च सॉइल को वार्म रखता है जो कोल्ड सीजन क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होता है। वर्टिकल मल्चिंग, वर्टिकल टेरेसेस सॉइल में बनाकर उनमें ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे स्ट्रॉ लीव्स फिल किया जाता है जो मॉइस्चर रिटेंशन और एरेशन इम्प्रूव करता है। हार्ड सॉइल लेयर जैसे हार्ड पेन्स को ब्रेक करने और रूट पेनिट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट टेक्निक है। कॉफ़ी गार्डन्स और ब्लैक सॉइल में रेन वाटर इन्फिल्ट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन थ्रू क्रॉपिंग टेक्निक्स। एग्रीकल्चर में प्रॉपर क्रॉपिंग टेक्निक्स का यूज सॉइल कंजर्वेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेंस ग्रोविंग क्रॉप और स्ट्रिप क्रॉपिंग जैसे मेथड सॉइल इरोजन कंट्रोल करने और मॉइस्चर रिटेंशन बढ़ाने में मदद करते हैं। चलिए समझते हैं डेंस क्रॉपिंग क्रॉप, डेंस ग्रोविंग क्रॉप्स। डेंस क्रॉप का कैनोपी यानी कि लीफ कवर सॉइल को डायरेक्ट रेन ड्रॉप इम्पैक्ट से प्रोटेक्ट करता है जो इरोजन को रिड्यूस करता है। वाटर इन्फिल्ट्रेशन इम्प्रूव होती है और सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ता है। बेस्ट डेंस क्रॉप फॉर सॉइल कंजर्वेशन को देखते हैं। कॉफी, लोबिया और मूंग दोनों क्रॉप फास्ट ग्रोविंग और नाइट्रोजन फिक्सिंग लेग्यूम्स हैं जो सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव करते हैं। सोयाबीन, ग्राउंड नट, लूसन सॉइल इरोजन कंट्रोल और मॉइस्चर रिटेंशन में मदद करते हैं ये। अब सॉइल इरोजन बाय तंबाकू कल्टीवेशन को देखते हैं। बीड़ी तंबाकू कल्टीवेशन में हैवी प्लोविंग और इंटेंसिव लैंड प्रिपरेशन की वजह से सॉइल लॉस और वाटर लॉस मैक्सिमम होता है। इसलिए तंबाकू ट्रांसप्लांटिंग से पहले अर्ली मानसून में एक कवर क्रॉप लाइक ग्रीन मैन्यूर क्रॉप्स ग्रो की जाती है जो सॉइल को इरोजन से प्रोटेक्ट करता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग एक टेक्निक है जिसमें दो या दो से ज़्यादा क्रॉप को अल्टरनेट स्ट्रीम में ग्रो किया जाता है। स्ट्रिप इतनी वाइड होती है कि इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन पॉसिबल हो सके, लेकिन इतनी नैरो भी होती है कि एक दूसरे के साथ एग्रोनॉमिक इंटरेक्शन हो सके। कंटूर या स्लोप के एक्रॉस स्ट्रिप प्लान की जाती है ताकि सॉइल इरोजन कंट्रोल हो सके। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रिप क्रॉपिंग को देखते हैं। फर्स्ट, कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप्स को स्लोप के एक्रॉस लेआउट किया जाता है ताकि रन ऑफ रिड्यूस हो और सॉइल इरोजन कंट्रोल हो। जहाँ स्टीप स्लोप होते हैं वहाँ ये मेथड ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फील्ड स्ट्रिप क्रॉप, प्लेन लैंड में अल्टरनेट स्ट्रिप में डिफरेंट क्रॉप ग्रो की जाती है जो विंड इरोजन को कंट्रोल करती है। बड़ी फील्ड को छोटी स्ट्रिप में डिवाइड करना इरोजन रिड्यूस करने का बेस्ट तरीका है। जैसे पंजाब और हरियाणा में वीट प्लस मस्टर्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग इरोजन और विंड डैमेज कंट्रोल करने में मदद करती है। विंड स्ट्रिप क्रॉपिंग, रीजन जहाँ स्ट्रांग विंड चलती है जैसे राजस्थान, गुजरात में, वहाँ विंड इरोजन कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिप परपेंडिकुलर टू विंड डायरेक्शन लगाई जाती है। जोवर और बाजरा कम्बिनेशन या ट्री स्ट्रिप यूज की जाती है। शेल्टर बेड स्ट्रिप क्रॉपिंग, विंड स्पीड रिड्यूस करने के लिए टॉल ट्री और ग्रासेस की अल्टरनेट स्ट्रिप यूज की जाती है। ये डेजर्ट और सेमी एरिड रीजन में सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग एंड सॉइल लॉस। इंटरक्रॉपिंग में मल्टीपल क्रॉप एक साथ ग्रो की जाती है जो सॉइल इरोजन रिड्यूस कर सकती है, पर हर कम्बिनेशन इक्वली इफेक्टिव नहीं होता। मेज प्लस अरहर उर्द कम्बिनेशन का ज़्यादा इफेक्ट सॉइल इरोजन और वाटर लॉस पर नहीं पड़ता क्योंकि मेज का रूट स्ट्रक्चर
इरोजन कंट्रोल में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। बेटर अल्टरनेटिव्स जैसे मेज प्लस कॉफी सोयाबीन इंटरक्रॉपिंग इरोजन और वाटर रिटेंशन के लिए बेटर चॉइस हैं। अब बात करते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग के टाइप्स को देखते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग का यूज मेनली उन एरिया में होता है जहां सॉइल इरोजन का रिस्क हाई होता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्लोपिंग लैंड पे क्रॉप को अल्टरनेट स्ट्रिप में ग्रो किया जाता है जो कंटूर के अलोंग होता है। इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स लाइक मेज बाजरा और इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप लाइक पल्सेस ग्रासेस को अल्टरनेट स्ट्रिप में लगाया जाता है। स्लोप की लेंथ कम हो जाती है, रन ऑफ रिड्यूस होती है और ज़्यादा पानी सॉइल में एब्जॉर्ब होता है। अब फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग, जब सॉइल में इरोजन का रिस्क कम हो और सॉइल यूनिफॉर्म हो तब फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग यूज की जाती है। ये मेथड मेनली हाई इन्फिल्ट्रेशन रेट वाले सॉइल में यूज़फुल होती है। विंड स्ट्रिप क्रॉपिंग, विंड इरोजन कंट्रोल करने के लिए टॉल ग्रोविंग क्रॉप लाइक जोवर मेज और लो ग्रोविंग क्रॉप लाइक ग्राउंडनट मूंग को अल्टरनेट स्ट्रिप में ग्रो किया जाता है। स्ट्रिप विंड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है ताकि सॉइल लॉस कम हो। बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग, क्रिटिकल स्लोप्स या हाईली इरोडेड एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए पेरिनेरियल ग्रासेस या सर्फ्स की स्ट्रिप्स ग्रो की जाती है। ये स्ट्रिप्स परमानेंट या टेम्पोररी बेसिस पे हो सकती है। बफर स्ट्रिप इरोजन रेजिस्टिंग वेजिटेशन होती है जो कल्टीवेटेड स्ट्रिप के बीच में होती है। अब इंडिया में स्ट्रिप क्रॉपिंग लार्ज स्केल पे क्यों नहीं पॉपुलर है इसको देखते हैं। स्मॉल लैंड होल्डिंग, इंडिया में फार्मर के पास छोटी छोटी खेती होती है, इस वजह से स्ट्रिप क्रॉपिंग लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट होता है। अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग की कमी, कई फार्मर स्ट्रिप क्रॉपिंग की बेनिफिट्स के बारे में अवेयर नहीं होते। मैकेनाइजेशन इशूज़, स्ट्रिप क्रॉपिंग के लिए स्पेसिफिक टूल्स और प्लानिंग की ज़रूरत होती है जो हर फार्मर के पास अवेलेबल नहीं होते। अब अदर कंजर्वेशन क्रॉपिंग सिस्टम को देखते हैं। फर्स्ट, क्रॉप रोटेशन, एक सीजन में एक क्रॉप ग्रो करने के बाद अगले सीजन में डिफरेंट क्रॉप ग्रो करना। इरोजन कंट्रोल के साथ सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन होती है इससे। जैसे पंजाब में वीट के बाद मूंग ग्रो करना ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन और सॉइल हेल्थ इंप्रूव हो। अब इंटरक्रॉपिंग, एक ही फील्ड में एक साथ 2 या ज़्यादा क्रॉप ग्रो करना। जैसे तमिलनाडु में ग्राउंडनट प्लस रेड ग्राम इंटरक्रॉपिंग इरोजन कंट्रोल और सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए यूज होता है। अब क्रॉप मिक्सचर, रेंडमली मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करना जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाए। जैसे कर्नाटका में फिंगर मिलेट्स जिसे रागी कहते हैं प्लस हॉर्स ग्राम मिक्सचर क्रॉपिंग सिस्टम यूज होता है। अब मैकेनिकल मेजर्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन को देखते हैं। मैकेनिकल मेजर्स सॉइल कंजर्वेशन के लिए एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करने के लिए एडॉप्ट की जाती है, स्पेशली जब लैंड स्लोप 2% से ज़्यादा हो। इनका मेन ऑब्जेक्टिव्स रन ऑफ कंट्रोल करना, इरोजन रिड्यूस करना और वाटर इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाना होता है। आइए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैकेनिकल मेजर्स को देखते हैं। रनअप को स्लो करना ताकि ज़्यादा वाटर सॉइल में एब्जॉर्ब हो सके। लंबी स्लोप्स को छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड करना ताकि पानी की स्पीड कम हो, इरोजन कंट्रोल हो। वाटर कंजर्वेशन इंप्रूव करना और सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखना। अब इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल मेजर्स को देखते हैं। फर्स्ट, बेसिन लिस्टिंग, स्मॉल इंटरप्रेटेड बेसिन को कंटूर के अलोंग बनाया जाता है। माइल्ड स्लोप और वाटर रिटेंशन सॉइल के लिए इफेक्टिव होता है। जैसे राजस्थान और गुजरात में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बेसिन लिस्टिंग का यूज होता है। सब सॉइलिंग, हार्ड पेन यानी कि एक सॉलिड लेयर जो वाटर इन्फिल्ट्रेशन और रूट ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करती है। हार्ड पेन को तोड़ने के लिए सब सॉइलर का यूज किया जाता है। 30 to 60 सेंटीमीटर डेप्थ और 90 to 180 सेंटीमीटर इंटरवल पे सब सॉइलिंग की जाती है। जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ब्लैक सॉइल में सब सॉइलिंग का यूज वाटर इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाने के लिए होता है।
कंटूर बंडिंग, लैंड स्लोप पे कंटूर के अलॉन्ग नैरो इम्बैंकमेंट यानी कि बंड्स बनाई जाती है ताकि रन ऑफ कंट्रोल हो और इन्फिल्ट्रेशन बढ़े। यह मेथड एरिड और सेमी एरिड एरिया यानी कि ड्राई रीजन के लिए बेस्ट है जहां इन्फिल्ट्रेशन रेट हाई होता है। स्लोप अप्रॉक्स 6% तक हो तो बेस्ट रिजल्ट मिलता है। अब ग्रेडेड बंडिंग चैनल टेरेसेस, उन एरिया के लिए जहां रेनफॉल ज़्यादा होती है या सॉइल की वाटर एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी कम होती है। रेनफॉल ग्रेटर देन 800 मिलीमीटर वाले एरिया में रिकमेंडेड है ये, लेकिन क्ले सॉइल में 800 मिलीमीटर से कम रेनफॉल पे भी यूज होती है। दो टाइप होते हैं, नैरो बेस्ड और ब्रॉड बेस्ड बंडिंग। ब्रॉड बेस्ड बंडिंग ट्रैक्टर के यूज वाले फार्मिंग के लिए बेस्ट होती है। ब्रॉड बेड एंड फर्रो सिस्टम को देखते हैं। ब्लैक सॉइल वाले एरिया में वाटर लॉगिंग अवॉइड करने के लिए यूज होती है ये। रेन वाटर को इफ़िशिएंटली मैनेज करता है और ड्रेनेज इम्प्रूव करता है। जैसे महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के ब्लैक सॉइल रीजन में ब्रॉड बेड एंड फर्रो सिस्टम से बेटर क्रॉप प्रोडक्शन होता है। बेंच टेरेसिंग, स्टीप स्लोप 16 to 33% वाले एरिया में लैंड को स्टेप लाइक टेरेसेस में कन्वर्ट किया जाता है। इरोजन कंट्रोल करने के साथ इंटेंसिव फार्मिंग को सपोर्ट करता है ये। वर्टिकल ड्रॉप 60 to 180 सेंटीमीटर होता है जो स्लोप और सॉइल कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बेंच टेरेसिंग से हिल साइड फार्मिंग सक्सेसफुल होती है। जिंक टेरेसिंग 3 to 10% स्लोप वाले एरिया में एडॉप्ट किया जाता है। मीडियम टू डीप सॉइल और मॉडरेट टू हाई रेनफॉल वाले एरिया के लिए बेस्ट है। अपर एरिया से वाटर रनअप को कैप्चर करने और लोअर एरिया के क्रॉप को बेनिफिट देने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जैसे मेघालय और नागालैंड में जिंक टेरेसिंग से हिल स्लाइड एग्रीकल्चर में वाटर कंजर्वेशन होता है। अब बात करते हैं कंजर्वेशन मेजर्स फॉर हिली एरिया। हिली स्लोप में इरोजन और वाटर रन ऑफ काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से सॉइल कंजर्वेशन और एफॉरेस्टेशन के स्पेशल टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। कंटूर टेक्निक्स एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जो सॉइल और वाटर कंजर्वेशन के साथ एफॉरेस्टेशन में भी मदद करती है। कंटूर ट्रेंचिंग एंड एफॉरेस्टेशन को देखते हैं। कंटूर ट्रेंचिंग का मतलब है कि एक यूनिफॉर्म लेवल पर ट्रेंचेस यानी कि गड्ढे बनाए जाए ताकि वाटर रन अप स्लो हो सके और सॉइल इरोजन कंट्रोल हो। ट्रेंचेज स्लोप्स के अलोंग कंटूर लाइन पे बनाई जाती है। इरोजन कंट्रोल के साथ मॉइस्चर कंजर्वेशन और एफॉरेस्टेशन में मदद करती है। बेरन यानी कि बंजर और डिग्रेडेड लैंड्स को रिस्टोर करने के लिए इफ़ेक्टिव है ये। ट्रेंचेज का साइज स्लोप, रेनफॉल और सॉइल डेप्थ के अकॉर्डिंग वेरी करता है। कॉमन साइज 60 सेंटीमीटर वाइड और 40 सेंटीमीटर डीप होती है। स्पेसिंग 10 से 30 सेंटीमीटर होती है। एस्केलेवेटेड सॉइल का आधा हिस्सा वापस ट्रेंच में डायगोनल डायरेक्शन में डाल दिया जाता है और बाकी सॉइल एक साइड पे स्पॉइल बैंक बनाने के लिए यूज होती है। सॉइल अगर 20% से ज़्यादा हो तो कंटूर ट्रेंचिंग फिजिबल नहीं होती क्योंकि उसमें सॉइल इंस्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। हाई रेनफॉल और लो रेनफॉल दोनों एरिया में यूज किया जाता है। वेजिटेशन ग्रो होने तक एरिया को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है ताकि इरोजन कंट्रोल हो सके। अब बेनिफिट्स ऑफ कंटूर ट्रेंचिंग को देखते हैं। रनअप को स्लो करता है जिस वजह से सॉइल इरोजन कंट्रोल होता है। ट्रेंचेज में वाटर रिटेन होती है जो प्लांट के लिए मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है क्योंकि वाटर रिटेंशन और ऑर्गेनिक मैटर का बिल्डअप होता है। एफॉरेस्टेशन प्रोमोट होता है जो लॉन्ग टर्म में इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स देता है। डिग्रेडेड और बेरन लैंड को ग्रेजुअली रिस्टोर करने में मदद करता है। अब बात करते हैं बेंच टेरेसिंग। बेंच टेरेसिंग एक मैकेनिकल मेजर है जो हिली स्लोप पर सॉइल इरोजन और वाटर रनअप को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। इसमें स्लोप पर एक सीरीज ऑफ फ्लैट प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं जो स्टेप लाइक फॉर्मेशन में होते हैं
जिससे एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्टिव लैंड बनाया जा सकता है। अब देखते हैं हाउ बेंच टेरेसिंग वर्क। बेंच टेरेसिंग कैसे वर्क करता है। स्लोप लेंथ रिडक्शन। लॉन्ग स्लोप्स को छोटे छोटे प्लेटफॉर्म में तोड़ दिया जाता है। इससे ओवरऑल स्लोप लेंथ और ग्रेडियंट कम हो जाता है, जिससे वाटर रन ऑफ स्लो होता है। वाटर इन्फिल्ट्रेशन इम्प्रूवमेंट। फ्लैट प्लेटफॉर्म्स पर पानी एकुमुलेट होती है, जो सॉइल में ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन यानी कि वाटर एंट्री प्रोवाइड करता है और मॉइस्चर रिटेंशन बढ़ाता है। इरोजन कंट्रोल। रिड्यूस रन ऑफ वेलोसिटी और लोअर स्लोप ग्रेडियंट से सॉइल इरोड होने की संभावना कम हो जाती है। एग्रीकल्चर यूज। टेरेसेस को इरिगेटेड फील्ड या ऑर्चार्ड टेरेसेस को इरिगेशन फील्ड या ऑर्चार्ड प्लांटेशन के लिए यूज किया जाता है, जिससे हिली एरिया में इंटेंसिव फार्मिंग पॉसिबल हो पाता है। अब कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। कटिंग एंड फिलिंग। लैंड को कट करना और एक्सक्लेवेटेड मटेरियल को फिल करके फ्लैट बेंच क्रिएट करना। वर्टिकल ड्रॉप। हर टेरेस के बीच का हाइट डिफरेंस जिसे स्टेबल रखने के लिए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर चाहिए होता है। स्पॉइल बैंक रिटेनिंग वॉल। वो स्ट्रक्चर जो बेंचेस को सपोर्ट करता है। ये स्टोन पैक सॉइल या वेजिटेशन से बन सकता है। स्लोप ग्रेडियंट। लैंड की स्टीपनेस बेंच टेरेसिंग से स्लोप ग्रेडियंट को इफेक्टिवली रिड्यूस किया जाता है। अब स्टेबिलिटी एंड यूजेज को देखते हैं। स्लोप कंसिडरेशन। बेंच टेरेसिंग इजीली एडॉप्ट किया जा सकता है स्लोप अप टू 15%। प्रॉपर डिज़ाइन और इंजीनियरिंग के साथ स्लोप अप टू 33% तक भी यूज हो सकता है। सॉइल डेप्थ रिक्वायरमेंट। सफिशिएंट सॉइल डेप्थ होनी चाहिए ताकि कटिंग और फिलिंग सेफ्टी परफॉर्म हो सके। रीजनल एग्जाम्पल को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड। ये रीजन बेंच टेरेस यूज करते हैं फॉर वेजिटेबल फ्रूट कल्टीवेशन एंड ऑर्चार्ड प्लांटेशन। आसाम एंड ईस्टर्न स्टेट्स। हिली एरिया में बेंच टेरेसिंग से इरिगेशन और सॉइल कंजर्वेशन अचीव की जाती है। अब रिसेंट न्यूज़ को देख लेते हैं। मॉडर्न इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट और एडवांस इंजीनियरिंग प्रैक्टिस से बेंच टेरेसिंग का डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन और इफिशिएंट हो गया है। रिमोट सेंसिंग एंड GIS। इन टेक्नोलॉजी का यूज करके स्लोप की सूटेबिलिटी एसेस की जाती है और टेरेस डिज़ाइन ऑप्टिमाइज किया जाता है, जो लॉन्ग टर्म सूटेबिलिटी को इंश्योर करता है। सस्टेनेबिलिटी फोकस। गवर्नमेंट स्कीम्स और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के साथ बेंच टेरेसेस अब लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ और वाटर कंजर्वेशन के लिए रिकमेंडेड मेथड बना चुका है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेंच टेरेसेस। फर्स्ट, पर्पस के अकॉर्डिंग बेंच टेरेसेस को देखते हैं। हिल टाइप बेंच टेरेसेस कहाँ यूज होता है। हिली एरिया में जहाँ स्टीप स्लोप होते हैं। इसका डिज़ाइन को देखते हैं। रिवर्स स्लोप होता है जो हिल की तरफ इंक्लाइन होता है ताकि रेनफॉल का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके और रन ऑफ कंट्रोल हो सके। इरिगेटेड बेंच टेरेस, इसका यूज कहाँ होता है। इरिगेटेड एग्रीकल्चर लैंड में जहाँ स्लोप 8% तक होता है। फ्लैट लेवल बेंचेज होती है जो पानी को रिटेन करने में मदद करती है। ऑर्चार्ड बेंच टेरेसेस कहाँ यूज होता है। ऑर्चार्ड या फ्रूट प्लांटेशन के लिए जहाँ इंडिविजुअल ट्रीज के लिए नैरो विथ टेरेस बनाई जाती है। 1 मीटर वाइड टेरेस जो हर ट्री के नीचे बनाई जाती है, ये इसका डिजाइन होता है। ग्रेजुअल बेंच टेरेसिंग, लैंड को स्लोली कन्वर्ट किया जाता है बेंच टेरेस में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ताकि इरोजन कंट्रोल किया जा सके। अब रेनफॉल और बेंच स्लोप के अकॉर्डिंग बेंच टेरेसेस को देखते हैं। बेंच टेरेसेस स्लोप आउटवर्ड कहाँ यूज होता है ये। लो रेनफॉल एरिया लेस देन 750 मिलीमीटर जहाँ सॉइल का इनफिल्ट्रेशन रेट हाई होता है। स्लोप आउटवर्ड स्लोपिंग होती है ताकि मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन हो। ऑर्चार्ड बेंच टेरेसिंग भी इसी कैटेगरी में आता है जो फ्रूट प्लांटेशन के लिए एडॉप्ट किया जाता है। बेंच टेरेसेस स्लोपिंग इनवर्ड हिल टाइप बेंच टेरेसेस को देखते हैं। कहाँ यूज होता है ये।
हाई रेनफॉल एरिया जहाँ ग्रेटर देन 750 mm, जहाँ रन ऑफ ज़्यादा होता है और सॉइल की इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी लो होती है। इसकी डिज़ाइन की बात करें तो स्लोप हिल की तरफ इंक्लाइन होती है और ड्रेनेज सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि रन ऑफ कंट्रोल हो। बेंच टेरेसेस विथ लेवल एंड टेबल टॉप सरफेस को देखते हैं, कहाँ यूज होता है। मीडियम रेनफॉल एरिया जहाँ डीप और हाईली परमिएबल सॉइल होती है। इसका डिज़ाइन को देखते हैं। टेरेसेस कम्प्लीटली फ्लैट होती है और इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होती है जिससे वाटर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। मेंटेनेंस की बात करें तो शोल्डर बंड पर परमानेंट वेजिटेशन ग्रो करना और बंड्स के टॉप पर प्लोविंग अवॉइड करना ताकि सॉइल इरोजन प्रिवेंट हो सके। डीप रूटेड ग्रासेस को बेटर स्लोप पे ग्रो कराया जाता है ताकि सॉइल को बाइंड किया जा सके और सॉइल को प्रोटेक्शन किया जा सके। अब GIS एंड रिमोट सेंसिंग का यूज़ देखते हैं। इसमें GIS बेस्ड मैपिंग और रिमोट सेंसिंग का यूज करके टेरेस सूटेबिलिटी और डिज़ाइन ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। क्लाइमेट रेजिलेंट टेरेसिंग, माइक्रो इरिगेशन टेक्निक और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंटीग्रेट किया जा रहा है ताकि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी को टैकल किया जा सके। गवर्नमेंट सपोर्ट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और महात्मा गांधी नरेगा के अंदर बेंच टेरेसिंग के प्रोजेक्ट फंड किए जा रहे हैं। मैकेनाइजेशन एंड एफिशिएंसी, मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज करके टेरेस फॉर्मेशन और मेंटेनेंस फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाई जा रही है। अब बात करते हैं स्टोन टेरेसिंग, स्टोन वॉल टेरेस। स्टोन टेरेसिंग या स्टोन वॉल टेरेस एक सॉइल और वाटर कंजर्वेशन टेक्निक है जिसमें छोटी इम्बैंकमेंट स्टोन से बनाई जाती है और जो स्लोप्स के एक्रॉस कंस्ट्रक्ट की जाती है। यह मेथड हिली और रॉकी टेरेन में इरोजन कंट्रोल करने के लिए होता है। आइए इसके फीचर्स को देखते हैं। स्लोप एडेप्टेबिलिटी, ये एनी स्लोप पर यूज किया जा सकता है। स्पेसिंग 10 से 30 सेंटीमीटर तक होती है स्लोप के एंगल और सॉइल टाइप के बेसिस पर। मटेरियल, लोकली अवेलेबल स्टोन का यूज होता है जो कॉस्ट इफेक्टिव और सूटेबल है। फंक्शनिंग की बात करें तो ये नेचुरल बैरियर का काम करती है जो रनअप को स्लो करती है और सॉइल लॉस को प्रिवेंट करती है। मॉइस्चर रिटेंशन बढ़ाता है जो प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है। कहाँ यूज होता है इसको देखते हैं। हिली एंड रॉकी एरिया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, नीलगिरी हिल्स। बैरन एंड डिग्रेडेड लैंड, जहाँ सॉइल इरोजन सीवियर होता है वहाँ सॉइल का प्रोटेक्शन और फर्टिलिटी रिस्टोर में हेल्प करता है। एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन, कॉफ़ी, टी, एप्पल, ऑर्चार्ड, स्पाइसेस प्लांटेशन में यूज होता है। इसकी एडवांटेज की बात करें तो लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रक्चर, स्टोन्स नेचुरली वेदर रेजिस्टेंट होते हैं इसलिए लो मेंटेनेंस होता है। कॉस्ट इफेक्टिव, लोकली अवेलेबल मटेरियल यूज होता है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, रनऑफ को कंट्रोल करता है और सॉइल मॉइस्चर कंजर्व करता है। रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो जियो टेक्सटाइल रेन फॉरेस्ट स्टोन टेरेस, जियो टेक्सटाइल को स्टोन वॉल के साथ इंटीग्रेट किया जाता है ताकि इरोजन रेजिस्टेंस और ड्यूरेबिलिटी बढ़ सके। GIS एंड रिमोट सेंसिंग एनालिसिस, सूटेबल लोकेशन और टेरेस प्लेसमेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए सैटेलाइट मैपिंग का यूज हो रहा है।